Hey viewers, welcome to VL Astrology. Once again, I'm Vanita Lenka. I'm a Vedic astrologer, and today I am very delighted and elated to welcome a renowned teacher of Bharati Vidya Bhavan Delhi, that is Anil Kumar sir. Welcome, sir. So, sir, how are you, first of all? I'm very much fine. So how are you, Vinita? I'm good, sir. Thank you so much. And it's good to see you. And Thank you. I Thank you. really welcome you to my channel and I would love to hear from you. पहले तो आप ये बताएं कि हमारी ऑडियंस को आज आप बताने क्या वाले हैं सबसे पहले तो, क्योंकि आप इतने सालों से वहां पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी अपनी ऑडियंस को, छोटा सा मेरे को पहले इंट्रो देने दीजिए आपके बारे में, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती आई हैं आज, तो इतना तो बनता है कि मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत कहूँ। ये इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं वहां पर और डॉक्टर के एन राव सर के सपुत्र की तरह समझ लीजिए एक्चुअली, ये इनको गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। सदैव आप पे बना रहे। आई विश एंड प्रे कि आप थैंक यू। जैसे, और उनकी हेल्थ अच्छी रहे और आप हम लोग को सबको ज्ञान देते रहें। एंड आई वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू। आप अपने बारे में अगर थोड़ा सा सबको बता पाए तो आई बी रियली हैप्पी। मैंने भारतीय विद्या भवन 1996 या 95 में ज्वाइन किया था, मुझे याद भी नहीं अब तो वो जमाना था जब गुरुदेव राव सर हम लोगों को, जिन्होंने हमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई, हम लोगों को उन्होंने जैमिनी पढ़ाई, हमें कुछ उन्होंने प्रोफेशन का पार्ट वगैरह भी कराया था। उस जमाने में हम लोग को पढ़ाया करते थे, वो एक जमाना अलग था। जी। ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था, तो हम हम्म। हाथ से ही अपनी कैलकुलेशन पार्ट वगैरह सारा करते थे, बहुत टाइम लगता था। अष्टक वर्ग वगैरह करते थे हम, तो उसमें हम्म। बहुत हम लोगों को जान लगती थी। इस हाँ। करके, क्योंकि हम हाथ से, गुरुदेव बार बार अवसर कहा करते थे, हाथ से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो जब चार्ट बना रहे हो और हम्म। प्लैनेट्स को उसमें रख रहे हो एक एक घर में, तो वैसे ही दिमाग में आपके कॉम्बिनेशन आता जाएगा। आते अच्छा, जाए। ये ग्रह यहाँ आ गया, ये प्लैनेट यहाँ आ गया, अच्छा इसका ये फल होगा, इसका। तो वो दिन हम याद करते हैं, अभी भी याद करते हैं, दिन बहुत याद आते हैं हम लोगों को, दिन याद जी। आते हैं। जी। तो आपने कितना क्या क्या पढ़ाया वहां पर और अभी क्या कर रहे मैंने हैं? वहाँ मैं एक तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम को। क्योंकि हर बार सोचता हूँ, मेरे को 14 साल हो गए इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हुए, हर बार सोचता हूँ मैं छोड़ूंगा, लेकिन होता क्या है, हर साल एक सेक्शन बढ़ जाता है, एक दो सेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं कंट्रोलर चेयरमैन हूँ इसका, हमारी एडमिशन कमेटी वगैरह का, टाइम टेबल कमेटी का भी मैं हूँ। तो जब बनाने लगते हैं तो फिर पता लगता है कि इंग्लिश के कोई एस्ट्रोनॉमी का टीचर नहीं है, तो फिर मुझे मिल जाती है वो। मैंने जैमिनी पढ़ाई, मैरी चिल्ड्रन पढ़ाया, मैंने वाह। वहाँ लॉन्जिविटी पढ़ाई, हम्म। दशा, ट्रांजिट, क्या? एक बार मैंने लघु पराशि वगैरह भी पढ़ाया था। ऑलमोस्ट मैंने षडबल को छोड़कर सब कुछ पढ़ाया, और अभी भी मैं जैमिनी कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, जैमिनी, एस्ट्रोनॉमी, लॉन्जिविटी, कई वर्षों से लगातार ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। वाह, दैट्स वंडरफुल। बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली हम हाथ से कैलकुलेशन में अभी भी करती हूँ कभी कभी मैं, और बनाती तो जरूर हूँ हॉरोस्कोप, लाइक कि जो भी ग्रह बिठाने होते हैं वो आदत भी पड़ी हुई है कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते थे और कैसे। बहुत अच्छा, एक्चुअली बहुत अच्छा टाइम था, सिंपल टाइम था अपना वक्त, वो वाला एक अलग ही वक्त था, अलग ईरा था। एंड मैं वो चाहती हूँ कि आज रिफ्रेश हो। और एज यू नो कि ये पहले तो आज शुरुआत है, ये एक वीडियो होगा बट उसके बाद और वीडियोस भी आएंगे सर के साथ। तो जैसे कि ये ट्रांजिट चैनल ज्यादा है, तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने तरीके से, श्री के एन राव जी के तरीके से, जो हमने भी पढ़ा है लेकिन वो आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ कि आप उसकी परिभाषा खुद से बताएं। व्हाट इज ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी? देखिए, मैं बताता हूँ, अभी मेरे हाथ में चार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख पाएंगे, जी। इसमें हाथ से बहुत कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। पेंसिल से भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी मेरे पास चार्ट आता है, जी। सबसे पहले मैं उसमें मार्क करता हूँ हम्म। शनि किस राशि में गोचर कर रहा है, जुपिटर किस राशि में गोचर कर रहा है या ट्रांजिट कर रहा है, राहु केतु किन राशि में ट्रांजिट करें। ट्रांजिट जी। एक्चुअली ऐसा होता है, देखिए हॉरोस्कोप में एक चीज होती है, प्रॉमिस होता है हॉरोस्कोप में, जी। कि किसी भी घर से, क्योंकि वही 12 घर होते हैं, 12 हाउस, इन एवरी हॉरोस्कोप देयर इज 12 हाउसेस, उनके लॉर्ड भी होते हैं। जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं, अगर किसी के हॉरोस्कोप में 5th हाउस है, सबके में 5th हाउस है, तो इसका मतलब ये नहीं है सबको बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, सबकी संतान बहुत अच्छी होगी, पूर्व हम्म। जन्म के वो कर्म बहुत अच्छे करके आया होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या विद्या उसकी बहुत अच्छी होगी,
तो ये होता है प्रॉमिस होता है, उसमें हम कैसे दें। उसके बाद हम देखते हैं दशा, उसे राइट टाइम पे दशा वो मिली या नहीं। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है 13-14 साल में, उसे अगर फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड की दशा मिल गई तो हम कहते हैं बहुत अच्छा, उसके लिए समय हो गया। अब सबसे लास्ट में एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं पंचम च एव दत्त पंचमम, यानी गोचर या ट्रांजिट जो होता है, सबसे बड़ी चीज ट्रांजिट होती है उसमें। सबसे बड़ी नहीं, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक आपका एक हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है, वो नेटिव हो गया, किसी बैंक में जाके उसने अकाउंट खुलवाया, वो दशा हो गई। जी। अब उसमें कुछ पैसे हैं नहीं है, वो एक अलग चीज है। अब आपको पैसे चाहिए, आपने क्या किया, आप चेकबुक लेकर बैंक में गए और वहां से पैसे निकाले, घर आ गए। यानी आप बैंक में पैसे थे और आप गए और पैसे निकाल के आए, तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप हैं, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और आप घर बैठे रहें कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, पैसे तो आपके बैंक में हैं। अब लाएगा कौन वहां से? डिलीवरी बॉय चाहिए जो वहां से आपके पैसे को आपके घर तक पहुंचाए, तभी तो आपके पास पैसा आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो ऐसे ही होता है किसी भी घर का। हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द प्रॉमिस ऑफ ए हॉरोस्कोप, कि उस बेसिक हॉरोस्कोप में कमिटमेंट, हाँ बेसिक कमिटमेंट कमिटमेंट होता है है। कि इस घर के इसे अच्छे फल मिलेंगे, जी। ही विल जी। गेट द गुड रिजल्ट ऑफ दैट हाउस। जी। दूसरी चीज होती है प्रॉपर टाइम पे दशा हम्म। आ जाए, जी। और जी। उसके बाद वो जो प्लेनेट है, दशा लॉर्ड है, हम्म। वो अच्छे घरों में, कोण में, त्रिकोण में, या कंसर्न हाउस में, जिस हाउस की हम प्रोबेबिलिटी है कि इसके हमें फल लेने हैं, वहां जी। ट्रांजिट करे। ये तो जी। होता है ट्रांजिट। अगर वो जी। 6, 8, 12 में कर रहा है, त्रिक हाउस में कर रहा है, तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। हम्म। तो दशा लॉर्ड का हम ट्रांजिट देखते हैं। जी। जी बिल्कुल। तो बेसिकली हम लोग का ट्रांजिट जो है वो एक सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय है हमारा, जो बॉय कि है डॉक्टर राव ने अपनी किताब में लिखा भी है, जो गौर सर सेलेशियल ने लिखी डिलीवरी थी। बॉय, हाँ यस जी। गौर ट्रांजिट। हाँ, उन्होंने बहुत पहले लिखी थी ये किताब, और अगर किसी को पढ़नी हो, वो तो है नहीं कि बहुत ही अच्छे वो भी टीचर थे, कर्नल गौर। तो उन्होंने बहुत किताब लिखी हैं और बहुत अच्छी किताब थी ये, जिसमें ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, एंड ही हैज मेंशन्ड सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय ट्रांजिट। नाम ये है। तो यस, तो हमारा तो सर ने बहुत अच्छा हमको एक रिफ्रेश करवाया कि अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर कोई इवेंट प्रॉमिस्ड है, तो आपकी विंशोत्तरी दशा अगर आती है उसकी, और फिर आपका ट्रांजिट मैच हो जाता है, तो आपका वो इवेंट हो जाएगा। जी। तो सर आपके हिसाब से शनि और जुपिटर का गोचर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है? ये बहुत, मैं बताता हूँ इसे। जी। गुरुदेव राव सर ने डबल ट्रांसिट का जो प्रिंसिपल निकाला था, जी। वो निकाला था महाभारत को पढ़कर। अच्छा। महाभारत में कुछ जिक्र दिया था ऐसे ही, तो वहां से उन्होंने इस प्रिंसिपल को निकाला था और रेप्लिकेबल बहुत हॉरोस्कोप में, हजारों हॉरोस्कोप में लगा के निकाला। हम ओके। इसे जब किसी पर्टिकुलर हाउस को हम्म। जुपिटर और सैटर्न एस्पेक्ट करते हैं, तो उस हम्म। हाउस से रिलेटेड में रिजल्ट मिलते हैं। हम्म। शनि काल है, शनि को हम्म। काल कहा जाता है। जिस जी। हाउस को वो देखता है, हम्म। जिस घर में जाता है, वहां से होने वाले रिजल्ट का वो एक इंडिकेशन देता है हम्म। कि अब मैं इस घर से संबंधित आपको फल दूंगा। उसके बाद जुपिटर का ट्रांजिट आता है, ट्रांजिट जीव है। हम्म। जो सैटर्न का हम जुपिटर। ट्रांजिट लेते हम्म। हैं 2.5 साल। हम्म। सैटर्न किसी भी एक राशि में 2.5 साल के लिए ट्रांजिट करता है, और जुपिटर किसी भी राशि में 1 वर्ष के लिए गोचर करता है। तो हम्म। सबसे पहले किसी कोई नेटिव है, उसकी जीवन में सबसे पहला क्या घटना होती होगी? उसके भाई बहनों का जन्म होना है। तो जब तीसरे घर की और थर्ड हाउस की दशा आएगी, और हम्म। साइमल्टेनियसली सैटर्न और जुपिटर, पहले 2.5 साल के लिए सैटर्न उसे एस्पेक्ट करेगा राशि को, उसके हम्म। बाद 1 साल के लिए जुपिटर एस्पेक्ट करके प्रॉमिस करके जाता है कि जी। इस घर से रिलेटेड उस घर के हम इसके फल मिलेंगे। इसे हम डबल ट्रांजिट कहते हैं। जी। ऐसे ही जब जी। किसी का विवाह होता है, शादी हम्म। होती है, तो हम्म। सेवंथ हाउस को
पहले जुपिटर एस्पेक्ट करता है, 7th हाउस को करे, 7th लॉर्ड को करे, लग्ना को करे, वो 2.5 साल के लिए किसी भी एक घर को देखता है, 2.5 साल तक एस्पेक्ट करके चला जाता है, उसके फल 2.5 साल बाद तक रहते हैं जाने के उसके। फिर जुपिटर आके उसमें गंगा जल का शावर करता है एक तरह से, कि अब इस हाउस के आपको फल देने के लिए मैं तैयार हूँ। सम तो डबल ट्रांजिट। महाभारत का कॉन्टेक्स्ट क्या था सर, फिर से बताएं थोड़ा। महाभारत का कॉन्टेस्ट कुछ ऐसा था, जब युद्ध शुरू होने वाला था, हम्म। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब महर्षि ने कहा कि देखो सैटर्न अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ठीक से तो मुझे याद नहीं है अभी वो क्या आता है। तो सैटर्न अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसी को सर आजकल मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं कि जब भी शनि का गोचर अनुराधा नक्षत्र में होता है तो कोई ना कोई भयानक युद्ध वगैरह जरूरी होता है। वहां से उसे पकड़ा सर ने सूत्र को, और आज बताइए। भी ये सूत्र बिल्कुल सटीक बैठता है। और जुपिटर और शनि का ये अब मेरे को पता है कि सब ऑडियंस जरूर पूछेंगे कि क्या ये गोचर हम नवमांश में भी देखें। नहीं, नवमांश में हम गोचर नहीं देखते, गोचर जी, को सिर्फ और सिर्फ हम लग्न कुंडली में ही देखते हैं। देखते हैं। ठीक है। और जैसे कि शनि और जुपिटर का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से राहु केतु का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, उससे हमारे को क्या समझ में आता है सर आपके हिसाब से। देखिए, राहु और जब शनि और जुपिटर किसी एक घर को देखते हैं तो वहां से होने वाले किसी अच्छे किसी भी इवेंट का एक इंडिकेशन देते हैं। लेकिन जी। जब राहु केतु किसी एक्सिस को पकड़ते हैं, क्योंकि हमेशा 1-7 एक्सिस में होते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं इस चीज को। हम्म जब जिस भी घर के ये एक्सिस को पकड़ते हैं वहां हम्म से बहुत अशुभ फल देते हैं, क्योंकि हम्म राहु हमारा दैत्य है, चांडाल है। केतु हम्म स्पिरिचुअलिज्म का सिग्निफिकेटर होता है, बट ये 1-7 एक्सिस में होते हैं, तो जिस घर पर गोचर करते हैं अमूमन वहां से अशुभ फल ही मिलते हैं। जी। अभी क्योंकि राहु का भी गोचर नेक्स्ट ईयर होने वाला है, शनि का भी अभी होने वाला है, बृहस्पति का तो होता ही है बृहस्पति का हर भी साल। मेजर मेजर आइकॉनिक ईयर बनने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो सर आप 2025 किसके बारे में वेरी आप बात करेंगे। आइकॉनिक। जी। जैसे इस बार जुपिटर अब मिथुन राशि में आ जाएगा 15 मई 2025 को, लगभग जी। लगभग 22:36 पर एज पर IST ये जेमिनी राशि में आ जाएगा। जी। हाँ, लोगों में बहुत ही भ्रम है, मिथ फैला हुआ है। वो लगन के हिसाब से उठा के इसका गोचर देखते हैं, जिसका मेष लगन है उसके तीसरे घर में आ गया, हम्म वृष हम्म लगन है या टॉरस लगना है सेकंड हाउस में आ गया, हम्म जेमिनी लगन है जेमिनी में आ गया, ये करेगा क्या। हम्म जबकि इसके लिए एक अलग से नियम होता है, ये हमारे जुपिटर वगैरह के गोचर को देखेंगे उसे हम कहते हैं मूर्ति निर्णय कहते हैं हम। जी जी जी। मूर्ति तो हम निर्णय। इसके ट्रांजिट के फल को देखने के लिए मूर्ति निर्णय हम नियम का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर राव इसमें सैटर्न के लिए देखते थे या जुपिटर के लिए भी देखते थे सर। जुपिटर के सॉरी लिए मैं भी आपको देखते हैं। इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, जुपिटर के लिए भी, क्योंकि शुभ फल तो चलिए। इसने अब ये किसी भी जी। राशि के लिए, राशि जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब यह है कि नेटल मून जिस भी साइन में है वहां से ओके। हम जब ओके। वो एक चीज बीच में और मैं बताना चाहूंगा। जी जी। क्लासिक है कि ट्रांजिट को हम चंद्रमा से देखते हैं, हम्म लेकिन हम्म अमूमन ये पाया गया है जब हम प्रैक्टिकल इसे लगा के देखते हैं तो हमेशा ट्रांजिट हमारा लगन से बहुत अच्छे फल देता है। लगन हम्म। से ही ट्रांजिट अच्छे फल देता है, यानी हम जब भी जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं लगन से किन हाउसेज में ये प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं, ना कि जी। मून से। हम्म। तो हम बात कर रहे थे मूर्ति निर्णय की बात कर रहे थे। जी जी। तो ऐसे ही इसमें 4 भागों में इसे बांटा गया है। एक स्वर्ण मूर्ति होती है, एक रजत मूर्ति होती है, एक ताम्र मूर्ति होती है और एक लोह मूर्ति होती है। इसे देखने का प्रिंसिपल ये होता है, नेटल मून से जो आपकी कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा बैठा है हम्म वहां से, यदि जिस दिन जुपिटर ने राशि बदली हम्म उस दिन अगर ट्रांजिटिंग मून यदि हम्म उसी राशि में है हम्म। या उससे छठी राशि में है, जी। नेटल मून से
ट्रांजिटिंग मून छठी राशि में है या 11वीं राशि में है तो हम इसे स्वर्ण मूर्ति कहते हैं और ये बहुत अच्छे फल देता है। दूसरा हम्म। दूसरा होता है, हम उसे कहते हैं रजत मूर्ति। जी। यदि नेटल मून से ट्रांजिटिंग मून हम्म। सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करे, हम्म। फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करे या नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करे तो उसे हम रजत मूर्ति करते हैं। इसके फल भी शुभ होते हैं लेकिन स्वर्ण मूर्ति से कुछ कम होते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है कांस्य मूर्ति की। हम्म। यदि नेटल मून से ट्रांजिटिंग मून उस दिन तीसरे भाव में हो, सेवंथ हाउस में हो या टेंथ हाउस में हो हम्म। तो यह ताम्र मूर्ति होती है और ओके ओके फल देता है या समझ लो न्यूट्रल रिजल्ट देता है ये। हो जाता है। लेकिन यदि चौथा होता है भाग इसका, लोह मूर्ति कहलाता है, इसके फल बहुत खराब होते हैं। यानी हम्म। नेटल मून से यदि ट्रांजिटिंग मून फोर्थ हाउस में हो, एर्थ में हो या 12वें भाव में बैठा हो तो इसे हम लोह मूर्ति कहते हैं और इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। अब हम्म। 15 मई 2025 को जब जुपिटर जेमिनी साइन में आएगा, अब ठीक है। जैसे आपने इसमें 14 मई का लिया है जबकि यहाँ पे 15 मई को ट्रांजिट दिखा रहा था। सर ये हमारा हॉरोस्कोप हो गया 14 मई 2025 का, जिसमें चंद्रमा जो है वो स्कॉर्पियो में वो है। स्कॉर्पियो राशि में है। जी। ठीक है। अब किसी का चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि का है, एरिस साइन का है, हम्म। तो एरिस साइन से स्कॉर्पियो साइन कौन से हाउस में आया? एट्थ में आ गया। ये आया हमारा एर्थ हाउस में। जी। तो एर्थ हाउस में अगर चंद्रमा होता है ट्रांजिट का उस दिन तो ये बनती है लोह मूर्ति बनती है। लोह मूर्ति हो गया। जी। अब जी। जिसका टॉरस साइन होगा टॉरस। हम्म। उससे सेवंथ हाउस में आ गया हम्म। तो वहां से उसका ताम्र मूर्ति बनेगी। ठीक है, तो वो ठीक जिसका रहेगा। हम्म। जिसका जेमिनी साइन है, मून साइन जेमिनी है, हम्म। वहां से ये सिक्स्थ हाउस में आया हम्म। तो ये स्वर्ण मूर्ति बन गई उसके लिए। यानी उसके लिए जिसका भी जेमिनी मून साइन है, नेटल मून जेमिनी में है, तो उसके हम्म। लिए ये इस बार का जेमिनी का ट्रांजिट जो होगा जुपिटर का बहुत ही बेनिफिक होगा। बेनिफिशियल हो गया अब जी। अब कैंसर से अगर हम लेते हैं, हम्म। कैंसर से फिफ्थ हाउस में आया ये ट्रांजिटिंग मून जी। जी। तो उसकी रजत मूर्ति बनी। हम्म। ठीक है। अब हम रजत मूर्ति के अच्छे रहते हैं, मतलब मिक्स कह ठीक लेंगे। रहते हैं, गुड होते हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं है, गुड हैं, ठीक है। अब हम्म। लियो में जिसका है हम्म। उससे फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है हम्म। तो ये लोह मूर्ति तो हो बनी। गया। हम्म। अब हम्म। हम लेते हैं वर्गो के लिए। हम्म। वर्गो में जिसका मून है, नेटल मून, वहां हम्म। से ट्रांजिटिंग मून थर्ड हाउस में है जी। तो ये थर्ड हाउस में होने से फिर ताम्र मूर्ति बनी। हम्म। जी। लिब्रा में है अगर किसी का नेटल मून तो सेकंड हाउस में आया वहां से तो हम्म। उसके लिए रजत मूर्ति बनी, गुड हम्म। रिजल्ट आएंगे। गुड रिजल्ट। ओके। अब किसी का अगर उस दिन स्कॉर्पियो में ही है नेटल मून हम्म। तो फर्स्ट प्लेस पे है, उसके लिए स्वर्ण मूर्ति मूर्ति बनेगी, हम्म। बेस्ट रिजल्ट देगा जुपिटर। ओके। ओके। उसके बाद हम आते हैं सेजिटेरियस साइन पर। जी। सेजिटेरियस से ट्वेल्थ में आया हम्म। तो ये अच्छा लोह नहीं। मूर्ति बनी। हम्म। जब आप सेजिटेरियस से काउंट करेंगे तो स्कॉर्पियो ट्वेल्थ हाउस में आया 12,000 हो गया जी। तो उसके लिए लोह मूर्ति बनेगी। हम्म। कैप्रिकॉन से 11th में आया हम्म। उसके लिए स्वर्ण मूर्ति बनेगी और अच्छे फल देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। हम्म। ठीक जिसका है। एक्वेरियस में नेटल मून है तो 10th हो वहां गया। से टेंथ में हो गया तो टेंथ के हम्म। लिए फिर ताम्र मूर्ति बनती है हम्म। तो ओके रिजल्ट है। फिर हम्म। पाइसिस में लेते हैं हम। जी। पाइसिस से नाइन्थ हाउस में आ गया, हम्म। ये रजत मूर्ति बनेगी इसकी। हम्म। ठीक है। ओके। अब आई जी। हैव टू एक्सप्लेन,
that it is a transit. It is only transit. ट्रांजिट। जी। Transit is the third phase. हम्म। Dasha should be favorable. If जी। dasha is not favorable, but a native is having a स्वर्ण मूर्ति, तो थोड़ा सा दशा को एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम्म। जो उसका ट्रांजिटिंग जुपिटर है, इज इन द स्वर्ण मूर्ति। किसी की हम्म। दशा अच्छी चल रही है हम्म। और स्वर्ण मूर्ति बनी, तो उसके लिए फंड बहुत अच्छे मिलेंगे। सबसे हम्म। पहले हमें प्रॉमिस देखना होगा और दशा देखनी होगी। ये हमारा मूर्ति निर्णय जो होगा, या हमारा जो इसमें जेमिनी में ट्रांजिट है, ये भी थर्ड फेज होता है। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग होता है, ये कभी भी दशा को सुपरसीड नहीं कर सकता। जी। अमूमन लोगों में गलतफहमी होती है कि जुपिटर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, बस मजे आ गए। ऐसा नहीं होता, दशा को सुपरसीड नहीं कर सकता ये। यस, आई ऑलवेज से सर कि दशा और ट्रांजिट, दे आर नॉट द इवेंट क्रिएटर्स, नेवर द नो, इवेंट क्रिएटर्स जो प्रॉमिस। आप। तो सर क्या हम राहु केतु का थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं? जो शनि और राहु की युति होने वाली है फ्रॉम मार्च टू मे। राहु सैटर्न, जी। राहु और केतु एक्वेरियस। सैटर्न को अपने ग्रिप में ले लेंगे। राहु केतु सैटर्न को अपने ग्रिप में ले लेंगे, एंड बोथ आर मैलेफिक्स। हम्म। बोथ आर मैलेफिक। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दशा, ये मैलेफिक प्लैनेट जो होते हैं, कुछ अपना रिजल्ट जरूर देते हैं। ये जीव को परेशानी करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दशा, परेशान करते ही करते हैं। ये उसे कैटलिस्ट का काम करेगा, एक्टिवेट कर देगा उसे मैलिफिकेंसी को यहाँ। और सैटर्न देखिए की किसकी राशि मेलिफिशंस है, को बढ़ाएगा या कम करेगा राहु? बढ़ाएगा, आएगा ना? बढ़ाएगा। अब हम्म। देखिए राशि किसकी है, ये जुपिटर की राशि है, जी। वॉटरी साइन है। तो हम्म। वॉटरी साइन एफ्लिक्ट हो रहा है। हम्म। हम्म। अगर उसी समय कैंसर और स्कॉर्पियो भी एफ्लिक्ट हुए, तो आप कह सकते हैं भयंकर सुनामी वगैरह या इस तरह का कुछ भी उत्पात हो सकता है। अगर ये दोनों साइन भी, देखिए कैंसर में उस समय हमारे मार्स है। मार्स होगा, और जी। डेबिलिटेड मार्स होगा, जी। दिख रहा है, वो तो सामने ही है कुंडली उस दिन की। है ना। तो जुपिटर, सिर्फ स्कॉर्पियो साइन थोड़ा सा अछूता है अभी। ये भी हम्म। एक इंडिकेट करता है कि वॉटरी साइन हमारे हेविली अफ्लिक्टेड हैं। तो इन जी। चीजों से रिलेटेड मैलेफिक रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि हम्म। ट्रांजिट जो होता है, ये गोचर कुछ समय के लिए होता है, होके चला जाता है। जी। अब हम बात करें, अ, जैसे अब मीन राशि, किसी का मीन लगन है, अब वहां हम्म। सैटर्न राहु जुपिटर लग रहा है। अब पता लगा, कुछ बहुत से ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। आज यूट्यूब पे तमाम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह आ गए हैं, जो राहु केतु सैटर्न के नाम पर दुनिया भर का बवंडर मचा के रखते हैं। ताबीज, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, बहुत सा, कि अब ये तो काल सर्प दोष बन गया है। क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी की कुंडली में राहु केतु एक्सिस जब आएगा, ये ट्रांजिट आएगा और एक तरफ ग्रह आ गए सारे, तो कह देंगे राहु काल सर्प योग भी बन गया तुम्हारी कुंडली में। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी हम्म। नहीं होता ये। तो उस समय रेमेडीज कोई काम नहीं करती हैं। हाँ, पूजा साधना अपनी निरंतर आपकी चलती रहनी चाहिए। जी। गुरुदेव श्री के राव सर बार बार बताते हैं, नारायण कवच और विष्णु सहस्त्रनाम पर उनका सबसे ज्यादा जोर होता है। जी। कि नारायण नारायण कवच, कवच। हम्म। नारायण कवच कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत में दिया है। ये एक भगवान के नामों की माला है। ये शरीर की रक्षा के लिए होता है नारायण कवच, ये हम्म। रक्षा के लिए होता है आपकी। तो हम्म। जितना हो सके रोजाना आप सुबह उठ के नारायण कवच का पाठ करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यही रेमेडी हमें तो समझ आती है, जो हम औरों को भी बताते हैं। कि डॉक्टर राव ने बोला था अगर आप एस्ट्रोलॉजर, तो आप किसी का भी हॉरोस्कोप पढ़ने से पहले जरूर नारायण कवच कर लें, क्योंकि वो भी एमिट करते हैं नेगेटिव एनर्जी, और आपके अंदर की भी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अगर आप कवच कर लेते हैं एक बार, सो इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द वन हु इज शोइंग यू द हॉरोस्कोप ऑल्सो। यस यस यस, इट्स अ कवच, इट्स इट्स अ ए शील्ड, कवच, शील्ड। इट्स ए यस। protection to your body, शील्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी। बेसिकली कवच, नारायण कवच का जी। जो उपयोग जी। करा जाता है। ऐसे ही राहु हम्म। केतु के नाम पे, जब राहु केतु ऐसे अगर नेटल सैटर्न पर राहु केतु एक्सिस, राहु केतु वो ट्रांजिट करते हैं, तो हम्म। तंत्र मंत्र के नाम पर भी बहुत लूट मचाते हैं लोग बाग। देखा, बहुत देखा है।
कि इस पे तो किसी ने कुछ करा हुआ है, ये है वो है। तो हाँ उसके लिए जी हाँ। अमूमन सर बताया करते थे हनुमान चालीसा का पाठ करो, रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो 40 दिन तक, साउथ की तरफ फेस करके। उसमें जी। आता है हनुमान चालीसा में, हम्म। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। नीम करोली सर बताते हैं, क्योंकि सर लखनऊ में रहा करते थे, वहां पास में ही उनके नीम करोली बाबा रहा करते थे। अच्छा। ओके। तो सर ने उन्हें बहुत उनके साथ सानिध्य मिला सर को भी। तो वो बताते हैं सर कि राव सर हमारे बताते हैं कि वो नीम करोली बाबा उन्हें बताया करते थे कि जो 7 बार नहीं है शब्द इसमें, इसमें आता है जो 7 बार, यानी 7 बार पाठ, सात। सात ओके। बार पाठ। 7 times, not 100 times। नॉट 100 टाइम्स। नहा धो के अपने आसन पर बैठकर और पाठ किए करें पाठ इसका। करें। राव जी। सर अक्सर बताया करते थे हम्म। कि शहर में रहते हुए बहुत ज्यादा जब तक भी नहीं करना चाहिए, इससे जी। क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि अंदर का आपका मैल जमा जो होता है वो जलना शुरू होता है, वो क्रोध के रूप में निकलता है। तो शहर में हम्म। रहते हुए बहुत ज्यादा जब तक भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जो हम्म। कहते हैं सुबह हम नारायण कवच करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, उसके बाद हम ललित सहस्त्रनाम करते हैं, शाम को हम्म। 7 बार हनुमान चालीसा करते हैं, फिर दुर्गा हम्म। सप्तशती करते हैं। लेकिन हम्म। आप देखना उनका गुस्सा वगैरह जो होता है बहुत पीक पर होता है। ये सारा हम्म। जब अंदर से मैल जलता है जी। तो उससे जी। क्रोध बहुत उत्पन्न होता है। हम्म। आता है श्रीमद् जी। भागवत गीता में आता है, जप तप और दान कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो गुरुदेव राजसर के साथ बैठ के जब वो वहाँ बुधवार को पाठ हुआ करता था, और नवरात्रों में स्पेशल पाठ हुआ करता था, तो बहुत सी बातें वो ऐसी बताया करते थे। क्योंकि हमें तो एक और एक ही संत मिले जीवन में, उन्हें तो बहुत संत मिले, बहुत संत मिले हैं। हम्म। उनके एक बुक है, योगीज डेस्टिनी व्हील ऑफ टाइम। यस। आप अपने ऑडियंस को बोले उसे पढ़ के देखें। उसमें हम्म। उन्होंने तमाम वो सब कुछ वो दिए हैं कि जो उन्हें जीवन में संत महात्मा मिले, उनके हम्म। साथ उनका कैसा रहा, जी। क्या क्या और उन्होंने वहां से सीखा उनसे। सीखा। योगीज डेस्टिनी व्हील ऑफ टाइम है वो गुरुदेव की बुक। हम्म। जैसा कि आपने पूछा, एक बताता हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत इवेंट हुआ एक बार। हम्म। बुधवार का पाठ था, तो 5 बजे जी। पाठ शुरू होता था। तो हम कुछ जल्दी वहां पहुंच जाते थे। तो हम सारा वहां दरी वगैरह बिछा के बाहर बैठे हुए थे। तो 5 बजने में 2-4 मिनट पे मैं सर को बोल के आया कि सर 5 बज गए, तो पाठ के लिए चलते हैं। अब हम्म। बाहर ड्राइंग रूम में हम पाठ करते थे, और अंदर सर रूम में बैठे होते थे, लोग बैठे होते थे उनके पास जो आए हुए होते थे। तो सर ने कहा चलो 5 मिनट में आता हूँ। एक वहाँ पाठ में आते हैं सतीश शर्मा आते हैं, जो आई थिंक शायद दूरदर्शन में काम करते हैं वो। तो वो मुझे ऐसे ही बोले कि सर जी, अगर किसी से गलतियां वगैरह कुछ हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो आज जरा उससे सर से पूछवा दो ना, आज उसके लिए कौन सा मंत्र वगैरह होता है, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो मैंने कहा सर कराते तो हैं पाठ के अंत में, कर चरण कृतम वा कायजम, कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम, विहितम विहितम वा सर्वमित क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। मैंने कहा मंत्र कराते तो हैं और तुम भी करते हो। कह रहे नहीं नहीं, कुछ और भी होता होगा। मैंने कहा छोड़ो। इतने में ही सर का वहां से अंदर कमरे से ड्राइंग रूम में आके बैठे, हम्म। और बैठने के बाद उन्होंने शुरू किया, जाने अनजाने में यदि आपसे कभी कोई भूल चूक गलती हो जाती है, तो गीता का 11वां अध्याय निकालो, इसमें ये श्लोक खोल लो। हमने गीता सबके पास होती थी वहां निकाली। तो उसमें कहा सर ने इसे पढ़ना शुरू करो करो। हम्म। सखा इति मत्वा प्रस्भम यत् उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, अजानता महिमानं तविदं मया प्रमादात प्रणयेन वा अपि, यत् चा अवहासार्थम असकृता असि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकः अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, तत्क्षाम्ये त्वाम अहम अप्रमेयम। सर ने कहा इसमें जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वहां पे अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, सॉरी, महाभारत के मैदान में, तो वो देखकर चौंक गए अर्जुन कि अरे प्रभु, मैं तो आपको अपना सखा समझता रहा आज तक, और गलती से अनजाने में मैंने आपको यदि भूल चूक में कुछ कह दिया हो, तो प्रभु मुझे माफ करें। हे सखा हे इति मत्वा प्रस्भम युक्तम यत उत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे।
अजानत इति अजानता महिमानम तब इदम, कि मुझसे जो भूल चूक हुई हो मुझे प्रभु माफ करे, कृपया मुझे क्षमा करें। तो ये श्लोक सर ने उसमें से हमें गीता में बताया, और अंदर से ऐसा लगा जैसे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उस सतीश शर्मा की तरफ देखा और उसने हाथ जोड़ दिए। सर एक्चुअली। साथ वाले कमरे में अंदर बैठे थे, सर को थोड़ा कम सुनाई देता है वैसे भी, और हम बाहर ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग बैठे थे, और बहुत धीरे से उन्होंने बोला था सतीश शर्मा जी ने इस बात को मुझसे कि कोई मंत्र होता हो तो बताना सर को। और एकदम से ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने कहा सतीश जी, इससे ज्यादा कृपा आप पर गुरुदेव की हो नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है ये तो, भाव बहुत समझ बड़ी। सकता हूँ आपका भी, और हमारे तो रोम रोम में गुरुदेव बसते हैं। भावुक कर दिया आपने तो बहुत ज्यादा उस एक्चुअली। दिन ऐसा हमारे साथ हुआ कि अभी भी अगर वो बाद में देखेंगे वो इसे सुन के, तो वो इसके साक्षी हैं। जाने में अगर कोई गलती हो गई तो गीता के 11वें अध्याय का इस मंत्र का आप जाप कर लें। जी। अच्छा, इसी मंत्र का जाप कर लें, ठीक है। कोई जमाना था, कोई समय था, गीता इतना मुझे एक बड़ा ही एक ऐसे लगती थी, एक ग्रंथ लगता था जिससे बड़ा ही मतलब होता है, एक रूखा ड्राई एक लगती था, बड़ा ड्राईनेस सी लगती थी इससे देख के। बड़ा ड्राई सब्जेक्ट हम्म होता है ना कुछ, कि देख के हम्म ऐसे मुंह खराब कर लेता है बच्चा, एक होता है सब्जी देख के मुंह खराब किया। लेकिन हम्म। उन्होंने गीता का हमें 2003 या 4 से इसका वो पढ़ाना शुरू करा हमें पढ़ाना। गीता का, और एक एक श्लोक को ऐसे समझाया एक एक श्लोक को, ऐसे हम्म हमारे रूम रूम में बसाया उन्होंने, कि आज की तारीख में अगर कोई पूछता है कि विश्व का सबसे बढ़िया आपको कौन सी पुस्तक लगती है, तो मैं छूटते ही कहता हूँ श्रीमद् भागवत गीता। हम्म। ये लेकिन होनी मुझे नहीं चाहिए। लगता गुरुदेव जैसा गुरु किसी को कोई भी मिलेगा जो। मिलेगा। अभी मैं कल कुछ देख रहा था उनका, कोई मेरे पास पुराना वीडियो था या टीवी में चल रहा था या यूट्यूब में आ गया था, तो पंचम अध्याय में आता है, शायद शुरुआत होती है, अभयम सत्व संशुद्धि। सबने इसका अलग अलग, हर संतों ने इसका अलग अलग मतलब अपने हिसाब से बताया, और वो कहा करते थे छूटते ही, इसका सीधा सा मतलब है, यदि आप में सत्व गुण की कमी हो रही है तो इसका मतलब आप में भय की वृद्धि हो रही है। हम्म यदि आप में भय की वृद्धि हो रही है तो आप में सत्व गुण की कमी हो रही है। इतने से उसमें 1 मिनट में वो ऐसे समझा देते थे, एक एक चीज को ऐसे समझाया करते थे कि बिल्कुल जैसे कहते थे वो अक्सर कि बेटा तुम लोगों को तो मैं केला छील कर दे रहा हूँ, केला भी छीलना नहीं पड़ रहा, सब कुछ मैंने आप लोगों को रिसर्च करके परोसा है। भरोसा है एक्चुअली। तो उनके तो हम लोग तो लकी हैं एक्चुअली। उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है और आप जैसे टीचर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये। बहुत आगे लेके गए हैं एस्ट्रोलॉजी को। भारतीय विद्या भवन नहीं होता तो मेरे ख्याल से हम जैसे स्टूडेंट्स भी नहीं होते। भारतीय विद्या भवन में आज के समय में जूनियर अलंकार में ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के 560 स्टूडेंट्स हैं। ओह माय गॉड। जूनियर अलंकार में ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मिला के 560 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। सेवन बहुत। सेवन सेक्शंस ऑफलाइन में है और 6 सेक्शंस हमारे ऑनलाइन में है। भारतीय विद्या भवन का नाम भी लास्ट ईयर हमारे डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी ने बदलकर के एन राव भवन ऑफ इंस्टीट्यूट भवन के एन राव इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर दिया उसका। एस्ट्रोलॉजी। तो उन्हीं के नाम पे वहां पे सब कुछ चलता है एस्ट्रोलॉजी में। बहुत अच्छा लगा। अभी तो ऐसे लग नहीं रहा है कि बंद करना है, बट यस वी हैव टू। और आगे अभी बहुत सारी चीजें और हैं, और हम इसको एक सीरीज की तरह लेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और अभी हमारे को आपने बहुत कुछ बताना है और सारे एक्सपीरियंसेस भी बताने हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो हम बहुत लुक फॉरवर्ड करेंगे सर आपसे फिर से बात करना। थैंक यू सो मच थैंक फॉर मेकिंग टाइम। आपने इतना वक्त निकाला हम लोग को सब बताने के लिए, बहुत बड़ी बात है। हम बहुत लकी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। ओम तत्सत।